प्रणाम आप सभी को। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने डिफाइन क्यों किया था? क्योंकि रियल नंबर में हमें एक लिमिटेशन मिल गई थी। लिमिटेशन का मतलब फेलियर नहीं है, एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करना है। तो रियल नंबर में हमें क्या लिमिटेशन मिली कि अगर अंडर रूट में कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाए उसको हम रियल नंबर से सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। दैट्स वाई हमें एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करना पड़ा, जिसे हमने डिफाइन किया आयोटा से। न्यू नंबर डिफाइन किया जिसे हम कहते हैं आयोटा, और आयोटा की वैल्यू अंडर रूट में -1 है। और अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, यानी कि अगर आपके पास स्क्वायर रूट आ जाए और अंदर स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू हो तो उसका सॉल्यूशन किससे पॉसिबल है? आपके कॉम्प्लेक्स नंबर से पॉसिबल है। तो ये हमने कर दिया, बता दिया हमने कि आयोटा को हमने डिफाइन किया है। आयोटा को क्या किया है? हमने डिफाइन किया है। ठीक है, अब देखिए इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज अब हम अपनी फर्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं जिसका हम नाम दे दिया इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी से ही समझ आ रहा है कि जहां पे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल करके दिखाना पड़ेगा। तो अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हुए, यानी कि अगर मैं बोल दूं कि एक मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा बी, वी नो दैट हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म होती है उसे हम कैसे लिखते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर की जो जर्नल फॉर्म होती है z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा बी। यहाँ पे जो आपका a है वो आपका रियल पार्ट है और जो b है आपका वो इमेजिनरी पार्ट है। इस तरीके से लिखते हो आप कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म को। अब देखिए अगर आपको बोला है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कि हम इसमें लेके चलेंगे आपके दो कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या लेके चलेंगे? हम अपने सबसे पहले टू कॉम्प्लेक्स नंबर लेके चलेंगे। अब मान लीजिए एक की जो फॉर्म आ गई वो आ गई a प्लस आयोटा बी, दूसरे की फॉर्म आ गई आपकी c प्लस आयोटा डी। तो यानी कि ये हमारे दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो ये इक्वल कब होंगे? कब होंगे? मान लीजिए एक को मैंने नाम दे दिया z1 और दूसरे को मैंने नाम दे दिया z2। एक को नाम दे दिया z1, दूसरे को नाम दे दिया z2। ये दो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर है। देख लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म लिखी हुई है a प्लस आयोटा बी, c प्लस आयोटा डी। वेरिएबल हमने चेंज कर दिए, वेरिएबल तो हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके इक्वल कब होंगे? इफ, इसकी कंडीशन क्या है? इफ जब आपका रियल पार्ट के इक्वल होगा, रियल पार्ट इज इक्वल्स टू रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट किसके इक्वल होगा? आपके इमेजिनरी पार्ट के। इमेजिनरी पार्ट जब इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा और रियल पार्ट जब आपका रियल पार्ट के इक्वल होगा। तो ये दिखाता है आपको इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि अगर हम इससे कंपेयर करें जनरल फॉर्म से, तो ये आपके इक्वल कब होंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर? जब a किसके इक्वल होगा? आपका c के। क्यों? a आपका d के इक्वल क्यों नहीं है? क्योंकि आप ही बताइए। हमें पता है जो a है वो रियल पार्ट डिनोट करता है और जो आपका c है ये भी यहाँ पे रियल पार्ट है, और जो आयोटा के साथ वाला होता है कुछ भी हो वो आपका क्या दिखाता है? आपका इमेजिनरी पार्ट। आयोटा के साथ वाला पार्ट आपका क्या दिखाता है? इमेजिनरी पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट की जगह पे आपको क्या, कौन सा वेरिएबल दिया हुआ है? बी और डी। क्या दिया हुआ है? बी और डी। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे तभी इक्वल होंगे जब आपका रियल पार्ट किसके इक्वल होगा? रियल पार्ट के। रियल पार्ट ए, रियल पार्ट सी हो गया इक्वल। रियल पार्ट बी, सॉरी इमेजिनरी पार्ट बी और इमेजिनरी पार्ट डी, यानी कि बी जो है आपका डी के इक्वल हो गया। ये है आपका रियल पार्ट और ये है आपका इमेजिनरी पार्ट। अब देखिए इसके क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। फॉर एग्जांपल आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे इसके, कि अगर मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन गिवन है 6 + 5 आयोटा, ये आपको दिया हुआ है x + y आयोटा के इक्वल। ठीक है, इस तरीके से देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है a + आयोटा b लिख लो या फिर a + b आयोटा लिख लो, सेम a + आयोटा b लिख लो या फिर a + b आयोटा लिख लो, सेम है। कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है दोनों। तो देखिए हमें पता है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये कहती है ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब रियल पार्ट के इक्वल हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट के। अब हमें पता है इसमें रियल पार्ट क्या है। अब देखिए रियल पार्ट क्या है आपका 6 जो है वो किसके इक्वल होगा? x के। यहाँ से जो आपका 6 है वो x के इक्वल होगा। क्या ये रियल पार्ट है? हाँ जी बिल्कुल। कैसे पता चला रियल पार्ट है? क्यों? क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है। अगर आयोटा नहीं है इसके साथ तो ये पार्ट है रियल पार्ट। नेक्स्ट इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? आयोटा के साथ वाला पार्ट इमेजिनरी पार्ट है। तो यानी कि जो आपका 5 है वो किसके इक्वल हो जाएगा? आपके y के। तो अगर यहाँ पे x और y की वैल्यू नहीं निकलती, अगर x और y की वैल्यू नहीं निकलती तो क्या वो हमारा क्वेश्चन सही होता? नहीं होता। तो ये तो हमारा सॉल्यूशन पॉसिबल हो गया। क्यों पॉसिबल हो गया? क्योंकि यहाँ से हमारी x की वैल्यू भी निकल गई और यहाँ से हमारी y की वैल्यू भी निकल गई। तो यानी कि सॉल्यूशन इसका आपका पॉसिबल हो गया।
इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो अभी हमने क्या सीखा, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें हम ये बता रहे हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होते हैं जब रियल पार्ट के और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। हाँ जी, टाइप फर्स्ट हमारी चल रही है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक रूल हमने क्या पढ़ा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके तभी इक्वल होंगे जब रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। तो अगर मैं आपके पास सामने फर्स्ट क्वेश्चन देखूं, फर्स्ट क्वेश्चन आपको इस तरीके से आएगा और आपको बोला होगा कि आपने किस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। एक वेरिएबल होगा तो आपको बोला जाएगा इस वेरिएबल की फाइंड करिए। लाइक इस तरीके के क्वेश्चन में यहाँ पे आपको दो वेरिएबल दिख रहे हैं तो यहाँ आपको बोला जाएगा कि आप एक्स और वाई वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करिए। और अगर यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे है, अगर एक वेरिएबल है तो आपको बोला जाएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इस तरीके से आपको बोला जाएगा। और यहाँ पे जो आपके एक्स और वाई हैं वो क्या है, आपके रियल नंबर्स। तो बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि जब इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या फाइंड करना है, अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड करना है। और जो आपके ये अननोन वेरिएबल है, लाइक इन दिस क्वेश्चन अननोन वेरिएबल आपके एक्स एंड वाई हैं, तो इनका जो आंसर आएगा वो आपका किसमें आएगा, रियल नंबर्स में। यानी कि एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी वो कैसी होगी, आपकी रियल नंबर। अब देखिए, अब हम इसे जर्नल फॉर्म से कंपेयर करेंगे। हमारी जर्नल फॉर्म क्या है, a प्लस आयोटा b इज इक्वल्स टू c प्लस आयोटा b। हमें पता है हमारा रियल पार्ट के इक्वल यानी कि a इक्वल टू c, और आपका इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, दैट मीन्स b इज इक्वल्स टू d। अब देखिए यहाँ पे गलती मत कर देना, कभी आप इस तरीके से लिख दो, रियल पार्ट ऐसे लिख दो 4 इज इक्वल्स टू 3, इस तरीके से आपको नहीं लिखना है। यानी कि एडिशन में लेफ्ट साइड पे जो भी है, एडिशन में लेफ्ट साइड पे जो भी है आपका, वो आपका रियल पार्ट बन जाएगा। एडिशन के लेफ्ट साइड में ये पूरा पार्ट रियल है, कभी खाली लिख दो 4 इज इक्वल्स टू 3, ये गलत हो जाएगा। तो एडिशन में लेफ्ट साइड में जो भी है वो पूरा का पूरा रियल पार्ट। तो यानी कि यहाँ पे हमारा पूरा रियल पार्ट क्या बनता है, 4x बनता है। और राइट साइड में आपका रियल पार्ट क्या बन रहा है, 3 बन रहा है। क्यों, क्योंकि एडिशन के लेफ्ट में सिर्फ आपका 3 ही बचा, तो पूरा पार्ट आपका रियल बन जाएगा। क्या यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लोगे, हाँ जी बिल्कुल मैम। ये 4 आपका डिवाइड में कैसे आया, क्यों, क्योंकि x के साथ 4 आपका मल्टीप्लाई में था, आप उसको राइट साइड पे लेके आए हो, तो आपने क्या किया, 4 को डिवाइड में भेज दिया, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकाल दी। तो ये आपके फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू निकल गई। अब आप क्या करोगे, आपने कंपेयर किया था अभी रियल पार्ट को। फर्स्ट स्टेप आपने क्या किया, जर्नल फॉर्म लिखी। क्या जर्नल फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, a प्लस आयोटा b, इस तरीके से लिखा होता है। फिर आपने रियल पार्ट को रियल से कंपेयर किया और इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर किया, और आपने ये देखा कि एडिशन के लेफ्ट में जो कुछ भी लिखा हो वो पूरा का पूरा रियल बनता है। एडिशन के लेफ्ट में जो पूरा का पूरा होता है वो आपका रियल पार्ट है। अब इसी तरीके से एडिशन के राइट साइड पे जो कुछ भी लिखा है आयोटा को छोड़ के वो आपका इमेजिनरी पार्ट बनता है। क्यों, आयोटा को क्यों छोड़ना है, क्यों, क्योंकि आयोटा क्या है, जर्नल फॉर्म है ना, a प्लस आयोटा b, तो b आपका इमेजिनरी पार्ट बनता है, आयोटा b थोड़ी ना इमेजिनरी पार्ट बनता है, वो तो आपकी जर्नल फॉर्म है। तो यानी कि आयोटा के साथ जो भी है वो आपका आ जाएगा आपके इमेजिनरी पार्ट में। दैट मीन्स 3x माइनस में, इसको ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, 3x माइनस में y किसके इक्वल हो जाएगा, नेगेटिव में 6 के। ये हमें समझ आया कि हमें आयोटा राइट नहीं करना है। आयोटा राइट क्यों नहीं करना है, क्योंकि आयोटा वा तो हमारी जर्नल फॉर्म में आता है, हमें तो b लिखना है क्योंकि b ही आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम क्या करेंगे, जो आपने फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू निकाली है उसका अपने सेकेंड वेरिएबल में यूज करेंगे, तभी तो सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू आएगी। क्यों, फर्स्ट बिना वेरिएबल की वैल्यू पुट करे आपका सॉल्यूशन नहीं आएगा, इसलिए आपने जो फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू निकाली उसकी वैल्यू आपने पुट करनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे आप क्या करोगे, 3x के प्लेस पे आप इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, 3/4 है x की वैल्यू, नेगेटिव में y आपका चल रहा है। अब जिस तरीके से आपको इजी लगे उस तरीके से आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी से आप सॉल्व करिए और मुझे y की वैल्यू निकाल के दिखाइए। अब हम जिस भी तरीके से आपको सॉल्व लगे, लेकिन माइनस प्लस का आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव साइन में बच्चे बहुत गलती करते हैं।
देखिए आपने जिस भी तरीके से सॉल्व किया हो, आपने क्या ध्यान रखना है, एडिशन और जो आपका नेगेटिव का साइन है उसका ध्यान रखना है कि अगर आप राइट साइड पे लेके जा रहे हो तो साइन चेंज हो जाएगा, अगर आप राइट से लेफ्ट पे लेके आ रहे हो तब भी आपका साइन चेंज हो जाएगा। अगर ये -6 है, राइट साइड में है, अगर मुझे इसको इस साइड लाना है यानी कि लेफ्ट साइड में लाना है तो इसका साइन नेगेटिव की जगह इस साइड आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और मैंने क्या किया, अपने वेरिएबल को राइट साइड में भेज दिया और लेफ्ट साइड में जो मेरा वेरिएबल था y उसका साइन नेगेटिव था, राइट साइड में भेज के मेरा उसका साइन चेंज हो गया, दैट मींस पॉजिटिव आ गया। तो इस तरीके से क्या किया, मेरा इसका इस तरीके से सॉल्यूशन नहीं निकलता, मैंने क्या किया उसके बाद एलसीएम लिया, तो हमने एलसीएम लेके अपने y की वैल्यू निकाल दी। तो x की वैल्यू आई 3/4, y की वैल्यू आई आपकी 33/4। आई होप आप सभी का आंसर बिल्कुल सही आया होगा। तो इस तरीके से आपने देख के चलना है, अपने साइन में गलती नहीं करनी है, ठीक है। इस तरीके से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि हमें अननोन वेरिएबल की वैल्यू ही यहाँ पे फाइंड करनी थी इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब नेक्स्ट देखिए, इसी तरीके से 2 कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। अब तो आपका आंसर जल्दी जल्दी निकल जाना चाहिए। आपको क्या करना है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल, यानी कि 3 किसके इक्वल होगा, 5 के, और यहाँ पर आपका इमेजिनरी पार्ट क्या है, x इज इक्वल टू y। अब आप मुझे बताइए क्या इसका सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो? अगर आपको क्वेश्चन में कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो क्या ये सॉल्यूशन पॉसिबल है? न्यूमेरिकल वैल्यू के इक्वल नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन ही पॉसिबल आपका नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। x और y वेरिएबल के इक्वल ही आ गया, तो ये क्वेश्चन हम यहीं पे छोड़ देंगे क्योंकि आगे ये हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पता है एडिशन के जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो पूरा का पूरा रियल होता है, एडिशन के लेफ्ट वाला पार्ट पूरा का पूरा रियल होता है। तो एडिशन के लेफ्ट में पूरा पार्ट क्या है, 2x प्लस में 3 इज इक्वल टू में 7। इसको क्या कहोगे आप, इसको आप अपना रियल पार्ट कहोगे, ठीक है जी। रियल पार्ट आपका क्या है, 2x इज इक्वल्स टू, हमने क्या किया, पॉजिटिव 3 को मैं राइट साइड में लेके जाऊंगी, राइट साइड में लेके जाऊंगी तो मेरा पॉजिटिव 3 से क्या बन जाएगा, नेगेटिव में 3। यहाँ से मैं इसकी वैल्यू निकाल लूंगी, 7 में से 3 गए, 1 2 3 4, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2, क्योंकि 2 2 जा क्या होता है 4, 2 उधर से डिवाइड में आ जाएगा, और जब आपने डिवाइड किया 4 को 2 से तो क्या आएगा, 2 2 जा 4। तो यहाँ से हमारी फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू निकल गई। अब नेक्स्ट देखिए, हमने क्या किया, अभी तक रियल पार्ट निकाला, इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, आयोटा के साथ में जो भी लिखा हो वो आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। यहाँ पे आयोटा के साथ में क्या लिखा हुआ है, x माइनस का 1, और राइट साइड में आयोटा के साथ में क्या लिखा हुआ है, 5। हम क्या कर रहे हैं, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होते हैं जब रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, आयोटा के साथ वाला पार्ट इमेजिनरी, और एडिशन के आपका लेफ्ट वाला पार्ट रियल पार्ट। अब देखिए यहाँ से आप क्या करोगे, x की वैल्यू तो आपने निकाल ही ली है, यही है ना क्वेश्चन, x माइनस का 1 इज इक्वल्स टू में 5, तो हमारे पास तो x की वैल्यू ऑलरेडी निकल गई है, x इज इक्वल्स टू 5 प्लस का 1, तो यहाँ से आपकी तो 2 वैल्यू आ गई, x इज इक्वल्स टू 6। क्या ये क्वेश्चन सही था? हाँ जी, यहाँ पे देखेंगे, अब हमारे पास वेरिएबल तो एक ही है, एक सेम वेरिएबल, यानी कि यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। हमने क्या करा, रियल को रियल से, इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर किया। यहाँ पे हमने अपने जो फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू निकाली थी, वेरिएबल तो दोनों में सेम है, वो क्या निकाली थी 2। हमने क्या किया, यहाँ पे वेरिएबल की कोई वैल्यू पुट नहीं करी, हमने डायरेक्ट इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करके अपना आंसर निकाल दिया। बट क्या अब कभी ऐसा होता है कि वेरिएबल की जो वैल्यू है वो अलग अलग आए? नहीं होता। या तो इसको सोल्व करके भी 2 आता, इसको सोल्व करके भी 2 आता, तो हमारा आंसर क्या होता, ठीक होता। क्यों? क्योंकि या तो दोनों को सोल्व करके 6 आता, क्योंकि वेरिएबल सेम है तो वेरिएबल की जो वैल्यू, अगर वेरिएबल सेम है तो उनकी वैल्यू भी तो सेम होनी चाहिए ना, तो इसलिए ये हमारा सही नहीं होगा, गलत है। क्यों? क्योंकि आप ऐसे कंपेयर करके देखिए, अगर हम इस तरीके से कंपेयर करेंगे, सबसे पहले तो यहीं से हमें पता चल रहा है कि अगर डिफरेंट वैल्यू आ गई तो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। और दूसरा तरीका इसका क्या है, अगर मैं इमेजिनरी पार्ट जो है हमारा x माइनस का 1 इक्वल टू 5 जो ये दिया हुआ है, इसमें मैं x की वैल्यू पुट करूं, अगर 2 है माइनस का 1 इक्वल टू 5, तो 2 में से 1 गए, 1 कितना होता है, 1 इक्वल टू में 5 क्या है, 1 क्या 5 के इक्वल होता है, नहीं होता। तो यानी कि ये हमारे पास गलत हो जाएगा, सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वैल्यू जो है हमारी डिफरेंट आ रही है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी नेक्स्ट टाइप को।